Now let us discuss about the difference between job and a career. So job refers to work done to earn livelihood in order to fulfill the basic needs of self and family. जॉब हम किस लिए करते हैं? जॉब हम करते हैं कि अपने लाइवलीहुड को हम चला सकें, प्लस अपनी फैमिली और खुद की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। वहीं करियर इज अ ब्रॉडर टर्म देन जॉब। इट रेफर्स टू वर्किंग कंसिस्टेंटली इन अ चूजन पाथ। और करियर एक ऐसी टर्म है जिसमें हम कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं जब तक वो पाथ हमें अचीव ना हो जाए, वो करियर पॉइंट हमें अचीव ना हो जाए। सेकेंड, इट इज़ एन इन्वॉल्वमेंट इन वर्क फॉर द सेक ऑफ इट। सो ये एक इन्वॉल्वमेंट होता है वर्क में, जिससे कि हम वर्क करें और हमें कुछ अर्न हो, मनी अर्न हो। इट इज ड्रिवन बाय अ डीप डिजायर टू एक्सेल, अ पैशन टू ग्रो, डेवलप, इम्प्रूव वनसेल्फ इन हिज हर फील्ड। और ये एक ऐसा पैशन है, एक ऐसे डिजायर है जहाँ हम खुद को एक्सेल करते हैं या खुद को ग्रो करते हैं अपने ही फील्ड में, ताकि हम औरों से अच्छा जो है परफॉर्म कर सकें। ओके, सो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने पढ़ा वर्क, लाइवलीहुड, करियर, इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस हर चीज़ को एक एक सिंगल सिंगल टर्म को समझा, दैट व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ लाइवलीहुड एंड व्हाट इज़ करियर। नाउ अब देखते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन है जो कि हमें पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमें कल्चरल और वर्क और करियर प्रोवाइड करते हैं। Now, India has a very rich, ancient, and diverse culture, heritage, and a unique social cohesiveness in spite of our diversity. So, हमारा जो इंडिया है, इसके बहुत सारे जो है मतलब पौराणिक कल्चर्स हैं जो कि हमें अपनी डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं। वी हैव मेंटेन आवर कल्चरल स्टेबिलिटी एंड आइडेंटिटी थ्रू वेरियस सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। और हम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कैसे करते हैं, सोशल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, अपने वर्क से, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस से। सो आइए देखते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, मीन्स खेती बाड़ी, जितना भी ये फील्ड रिलेटेड वर्क है, क्रॉप्स हो गए, किसी भी चीज़ का क्रॉप हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आएगा। नाउ फिशिंग, फिशिंग जो है ये बांग्लादेश, बिहार की साइड बहुत ज़्यादा चलन में होता है, केरला, तमिलनाडु। हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स मीन्स कुछ भी ऐसा यूनिक, मीन्स कुछ हाथ की नक्काशी बनाना। ओके, वीविंग हो गया, बुनाई करना कपड़ों पर, हैंड एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडियन कसीन मीन्स हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट, वो कहाँ से आते हैं, कैसे उनका ओरिजिन था, ये सब कुछ चीज़ें। विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स में हमारे स्कल्पचर्स आ गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ हम पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने वक्त से जो हमारे इंडिया में खेती बाड़ी होती आ रही है। ठीक है, फिर चाहे वो गेहूं की खेती हो, चावल की खेती हो, दालों की खेती हो, और भी सब्जी फल, इन सब की खेती होती है। 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। और 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, तो जो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और सुटेबल है। इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। सो इसी वजह से, क्योंकि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे पास हर चीज़ के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ग्रोथ के लिए हमारे पास फील्ड्स अच्छे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारे पास सीड्स अच्छे हैं, हमारे पास फार्मिंग प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है वो लीड कर रहा है सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंट्रीज से। ओके, कैश क्रॉप सच अ टी, कॉफी, कार्डमम एंड रबर आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एज दे ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। सो ये जो ये क्रॉप्स हमें दिखाई गई हैं, ये क्या है कि अब ये फॉरेन एक्सचेंज में भी काम आती हैं। सो इसकी वजह से देयर डिमांड है, इनकी फॉरेन में भी डिमांड है, और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो इनकी वजह से हो पाता है, प्लस हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी आ पाती है। ओके, सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट। इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कैश्यू नट का। कैश्यू नट क्या होता है? काजू। Coconut milk, ginger, turmeric, and black pepper in the world. It is the one of the largest producers of fruit and vegetable spices and condiments and tea. Okay, so ये सब चीज़ें जो दिखाई गई हैं,
इन सब का एक लार्ज प्रोड्यूसर है कौन? इंडिया। Okay, in the changing time, agriculture has been replaced by other occupations in different parts of India. In the village of hilly areas, the principal occupation include agriculture and gardening. Agriculture is still the major source of income in the northern and eastern Indian villages. So जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सब कुछ चेंज होने लगा, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रिप्लेस बाय अदर ऑक्यूपेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ओके, सो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए और एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन बन गए ये इंडिया के अंदर ही. सो जो हमारे ईस्टर्न एंड नॉर्थन जो एरियाज हैं उनमें आज भी मोस्टली लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जो है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम. ओके, लिखा होगा यहाँ पे, या मेजर सोर्स ऑफ, because it is a major source of income. Okay. Now, however, farmers in India face many common problems: small land holding, tenant farming, poor crop production, insufficient produce for family consumption or sale or profit, etc. So ये कुछ factors हैं जो कि farmers face out करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, लैंड होल्डिंग कई फार्मर्स के पास कम है, टेनेंट फार्मिंग है, लाइक जो फार्मर बहुत गरीब है वो किसी खेत को किराए पर लेकर काम करे, फसल उतनी ना हो तो उसके पास जो प्रॉफिट है वो बहुत कम रह जाता है. इट मीन्स उनके पास इतना भी नहीं बचता कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से फीड कर सकें. नाउ अब हम देखते हैं फिशिंग. सो फिशिंग में क्या है कि फिशिंग हैज़ बीन अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बिकॉज ऑफ द कंट्रीज वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन. हमारी जो कंट्री है उसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोस्ट लाइन होने की वजह से फिशिंग एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बन चुका है, I mean occupation बन चुका है. The rivers and seas flowing through and along with the border of India are home to huge variety of fishes. So जितने भी rivers हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, वो हमारे बॉर्डर से लगते हुए जाते हैं. सो उनकी वजह से क्या है, ह्यूज वैरायटी ऑफ फिशेज जो है हमारे यहाँ पाई जाती हैं. Hence, fishing has been a major source of income for several centuries, especially for living in the villages of South Indian states like Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. So, ये जो countries हैं, इन कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए फिशिंग एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है, बिकॉज यहाँ पर फिशिंग सबसे ज़्यादा होती है. यहाँ पे अच्छी वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती हैं, बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं फिशेस के यहाँ पे, और प्लस फिशेस जो है यहाँ के लोग काफ़ी अच्छा उसका रेस्टोरेंट और ये सब चीज़ें हैं, ताकि ये यहाँ के लोग बहुत अच्छी फिशेस कुक भी करते हैं, इसलिए भी ये एक अच्छा ऑक्यूपेशन है साउथ इंडिया में. ओके, हैंडीक्राफ्ट. अब हम हैंडीक्राफ्ट का देख लेते हैं. तो हैंडीक्राफ्ट में क्या आता है, हमारे जितने भी हम हाथों से नक्काशी करके चीज़ें बनाते हैं, लाइक हमारे प्रेशियस हो गए, वास हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, हमारे अ, पत्थरों की नक्काशी हो गई, स्टोन स्कल्पचर हो गया, छन्नपटना डॉल्स ऑफ कर्नाटका, शोला क्राफ्ट ऑफ ओडिशा. सो ये सब कुछ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि छन्नपट्टनम डॉल्स कहाँ से हैं या स्टोन स्कल्पचर कहाँ से है. So, for example, handicrafts are important traditional occupation in India villages. Many Indian arts crafts are very popular and in demand in the international market and have become a means of livelihood. For many rural people, for example, word craft, pottery, metal craft, jewelry, ये जितने भी सारे examples हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में याद नहीं आते हैं. ओके, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अब हम देखते हैं वीविंग. ओके, वीविंग को मैं नेक्स्ट कलर से कर देती हूँ. सो वीविंग is a cottage industry in India and Indian hand woven fabrics are famous all over the world. So हम जैसे कि बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडियन हैंड वुवन फैब्रिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं आज के टाइम में, लाइक सिल्क हो गया या और भी बहुत सारे, जैसे कि कॉटन, प्योर कॉटन की साड़ीज़ हो गए, सूट्स हो गए, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो फैब्रिक्स हैं वो इंडिया में फेमस हैं. जैसे मोस्ट इंडियन स्टेट्स आर नोन फॉर देयर रिच फैशन एंड वैरायटी ऑफ फाइन क्वालिटी ट्रेडिशनल मटेरियल्स. दे हैव देयर टिपिकल वुवन फैब्रिक्स, स्पेशल एम्ब्रॉयडरीज, ये लिख सकते हैं आप, स्पेशल एम्ब्रॉयडरीज हैं, and traditional costumes that suit the distinct region, specific climate and lifestyle of people.
ओके, तो नागालैंड में क्या होता है, लोगों की अलग ड्रेसेस हैं। मणिपुर में लोग कुछ अलग अपना पहनते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस। इंडिया में, पूरे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो कि उनकी कंट्री और स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और वो जो कंट्रीज और स्टेट है अपने इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए जानी जाती हैं। मोस्ट ट्रेडिशनल क्लोथिंग एंड मटेरियल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो आपने देखा होगा जब कभी कोई फेस्टिवल होता है तो हमारी जो मदर्स होती है मोस्टली साड़ी प्रेफर करती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इट इज़ अ ट्रेडिशनल वेयर ऑफ इंडिया। The traditional prints and design have changed to fit the modern fashion world, but the beauty and the appeal of the traditional designs is still fascinating. हाँ, हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स एंड डिज़ाइन है वो अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो ब्यूटी और अपील ऑफ द ट्रेडिशनल डिज़ाइंस है वो अभी भी बरकरार है और वो अभी भी बहुत अच्छी लगती है देखने में, फैसिनेटिंग है। सम ऑफ द मोस्ट, सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में ना भूलें। Some of the most popular types of weaving in India include cotton fabrics, patola weaving, ikat fabrics, फुलकारी, carpet weaving. So ये कुछ examples हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इसको लिख कर आएंगे ना एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा। ओके, so different regions in India are famous for their special weaves such as traditionally made for daily or decorative purposes. For example, the silk and cotton handlooms, Narayanapet, Ponchipoli, Venkatgiri silk and cotton handlooms of Andhra Pradesh, Patola of Gujarat and Banarsi silk from Uttar Pradesh. तो ये सब आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है पूछा जाता है कि कॉटन कहाँ से है, सिल्क कहाँ से है, ये सब कुछ आप याद कर लीजिएगा। तो इंडियन कसीम जो है, इन इंडिया, इन एडिशन ऑफ ट्रेडिशनल वीव्स, एम्ब्रॉयडरी, हैंड, विजुअल आर्ट्स, ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज अ टिपिकल स्पाइसी टंग। सो हर एक इंडियन की जो है एक अपना टेस्ट है, अपना स्पाइस है। सो with a vast variety of native food cooked with indigenous ingredients and spices, traditional Indian cuisine has become a major source of livelihood for many people. Like जो असम है वो अपने टी के लिए बहुत जाना जाता है। ऐसे ही कई सारे प्रदेश होते हैं जहाँ पर वो अपने ब्लैक पेपर और अब काफ़ी सारे स्पाइसेस के लिए जाने जाते हैं। सो विजुअल आर्ट अब हम देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से कर लेना। ओके, यस, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ विजुअल आर्ट देखते हैं। विजुअल आर्ट्स में क्या होता है कि जिन्हें हम देख कर पहचान सकते हैं। ओके, विजुअल आर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो हमारे जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं, पेंटिंग हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो सब विजुअल आर्ट्स में आ जाएंगे। लाइक हमारी पौराणिक मूर्तियाँ जितनी भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। सो ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट को एग्जिस्टिंग रिलीजियस, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। लाइक लॉर्ड बुद्धा का जो स्कल्पचर है वो एक बहुत ट्रेडिशनल स्कल्पचर है और विजुअल आर्ट में ही उसको जाना जाता है। और ये सारे स्कल्पचर्स जो होते हैं वो अपने प्लेसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने अपने ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने रिलीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, so worship of mollusm, burial chambers, places, etc. in the variety of sculpture, image skillfully carved in stone, cast in bronze or silver, modeled in terracotta of wood for colorful painted. सो वर्ली पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र, ये सब आप एक बार देख लेना। ओके, याद कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। या तो एग्जाम में आपको इमेज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द इमेज, या फिर आपको पपरी क्राफ्ट और जैसे कोकोनट क्राफ्ट है तो ये देकर पूछ लेंगे मैचिंग में कि ये बताइए कहाँ का है, बैम्बू क्राफ्ट कहाँ का है। ओके, सो challenges, constraints threatening the survival handicrafts and indigenous art. These are many constraints and the challenges that indicate an urgent need for the revival and sustaining of indigenous knowledge and skills, which are fast losing ground and popularity, leaving the artisans with every poor source of income. So क्या होता है कि ये सब चीज़ें ना अब गायब होती जा रही हैं क्योंकि आजकल लोगों को हर कुछ चीज़ें मतलब ट्रेडिशनल में इतना शौक नहीं रह गया है और वो इसके लिए इतना पे नहीं करते। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये सारे काम करने वाले ट्रेडिशनल वर्कर्स होते हैं ना, उनकी होप टूट जाती है और वो क्या करते हैं कि भाई इस काम को
हटा देते हैं, इस काम से जो है कोई और काम ढूंढ लेते हैं। पुअर सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज ये सारे काम जो है ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई फॉरेनर बाहर से आ रहा है वो एक या दो खरीद लेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। तो अपने खुद के देश के लोग इन सब चीज़ों को अब नहीं खरीद रहे हैं इतना, इसलिए ये जो है पुअर सोर्स ऑफ इनकम बनता जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि जैसे जैसे इसकी डिमांड कम होती जाएगी, हालांकि इसकी डिमांड बहुत है, ये अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी इसका ये जो है ना एक पुअर सोर्स ऑफ इनकम है, बिकॉज आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, लोग जो है कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर से ही आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशंस, ग्राफिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं, उनमें ही करियर सेटअप करने का सोचेंगे लोग। सो मास प्रोड्यूस गुड्स विच आर चीपर, decreasing aesthetic appreciation of fine arts, shrinkage of forests, depletion of source resources and general environment of degradation. So इन सब चीज़ों से जो है ये सब चीज़ें डिप्लीटेड भी हो जाती हैं, और इलिटरेसी, जनरल सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, okay, slow progress in implementing and land reforms, inadequate or insufficient finance and marketing services. इन सब चीज़ों के ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंडियन ट्रेडिशन को। ओके, अब ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इंटरवेंशन मीन्स जो बदलाव है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे डिज़ाइन इनोवेशन, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स, एस्टेब्लिशमेंट इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स मीन्स जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी हर्ट ना हो, फॉरेस्ट भी ना कम हो, और हमारा जो नीडेड मटेरियल है वो भी हमें मिल जाए। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, IPR, preservation of and refresh refinement strategies, packaging, conversion of traditional knowledge, etc. नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क एज एंड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे।